बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट फ्रेंडली चैनल थिंक एंड टॉक पर आपको वेलकम कहते हैं। टीएनटी स्टूडेंट्स के लिए क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है। आप टीएनटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बाकायदगी से वीडियोस मिलें। आज हम लेसन नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं जी। पहला एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक दैट रिमाइंडेड द राइटर ऑफ हिज स्कूल टाइम। बुक का टाइटल क्या था वो ऑब्वियसली आपने कल पढ़ा भी है, फ्राइडे थैंक गॉड था। ये एडिशनल क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरह जो बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे साथ साथ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो। कहता है कि मुझे यकीन है कि किसी स्कूल टीचर ने चंद साल पहले एक किताब लिखी थी विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड, जिसका उसने टाइटल क्या लिखा था, खुदा का शुक्र है कि जुमा आया। दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय। अच्छा, इसमें एक्सप्रेस आपका वर्ब है तो इसका मतलब है इंडिकेट्स या शोज आप कह सकते हैं, या रिफ्लेक्ट्स आप कहते हैं। माई एटीट्यूड आप कह सकते हैं, एटीट्यूड आप क्या कह सकते हैं जी, इसके बारे में व्यू पॉइंट आप कह सकते हैं। बिहेवियर भी होता है लेकिन व्यू पॉइंट ज़्यादा बेहतर है। इसमें मेरा नुक्ता नज़र जो बयान करता है अच्छे तरीके से, जब मैं स्कूल जाया करता था तो कहता है कि मुझे यकीन है कि स्कूल के किसी उस्ताद ने चंद साल पहले एक किताब लिखी जिसका उन्वान था खुदा का शुक्र है कि जुमा आया। ये जुमला जो है मेरे तलीमी दौरानिए के दौरान हफ्तावार छुट्टी के बारे में मेरे ख्यालात का मुकम्मल तौर पे क्या था, अक्कास था, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता था। यहाँ एक दो बातें आपके इल्म के लिए हैं। आप ज़रा देखिएगा, अगो का यूज़ हम किन जुमलों में करते हैं, जिनमें पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। किन में यूज़ करते हैं बच्चों, पास्ट टेंस में। अगो हम ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है, और इसके मुकाबले में जो दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है बिफोर। कौन सा यूज़ किया जाता है, बिफोर। वो आमतौर पे परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किया जाता है। बिफोर का यूज़ आप कब करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं जी। और आपको ये भी बताया था कि सम जो है वो आमतौर पे मुस्बत जुमलों में यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसके साथ आ जाएगा दैट फ्रेज एक्सप्रेस परफेक्टली। एक्सप्रेस तो वर्ब है और परफेक्टली इसका क्या है, एडवर्ब। माई एटीट्यूड टू, एटीट्यूड के साथ आप टू भी यूज करते हैं और टूवर्ड्स भी यूज करते हैं। टू या टूवर्ड्स समथिंग समबॉडी, दोनों प्रेपोजिशन इसके साथ यूज होती हैं। स्पेशली प्रेपोजिशन के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि ये आपके ना बोर्ड के एग्जाम में वहाँ भी प्रॉब्लम करती हैं और आपके एंटी टेस्ट में भी बहुत प्रॉब्लम करती हैं, स्पेशली प्रेपोजिशन पे। टू एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम। अब ड्यूरिंग आप देखते हैं इसके बाद टर्म टाइम आपका नाउन फ्रेज है तो ये प्रेपोजिशन है। व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल जाया करता था। द डेली ग्राइंड ऑफ द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल with its abundant homework, its fierce competition, the sense of never being able to relax pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work. अगर इसमें बातें चंद एक हैं जो तो बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली हैं। इसका व्यू पॉइंट, राइटर का व्यू पॉइंट समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार बातें मैं अभी आपसे ये सुनूंगा अभी वन बाय वन जो है। ग्राइंड का मतलब वर्ब अगर यूज को तो पीसना भी है। सॉरी, ग्राइंड अगर वर्ब हो तो इसका मतलब पीसना भी है। ग्राइंड आपका नाउन भी है, जब नाउन हो तो इसका मतलब पाउडर्ड फॉर्म का जो सब्सटेंस होता है उसको भी आप कहते हैं। अब जब ग्राइंड ऑफ का वर्ड यूज होगा तो इसकी ग्राइंड ऑफ के बारे में ऐसा है कि अ डिफिकल्ट और बोरिंग एक्टिविटी दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। A difficult or boring activity that needs a lot of effort। ये मुशक्कत भरा बेकैफ सा काम, उसके लिए आप ग्राइंड ऑफ का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ तक बात आप मेरी फॉलो कर गए बच्चों? जी बेटा समझ आ गई कि नहीं? जी सर। जी सर आ जी गई। सर आ गई। हाँ। ठीक हो गया। ये समीर साहब, ये स्कूल के जो बोरिंग एक्टिविटी, रोजाना स्कूल जाना और उसके बारे में उसी तरह उसको ग्राइंड ऑफ का वर्ड यूज कर रहा है।
with its abundant homework. abundant का मतलब ample या plentiful या plenty of, और बहुत ज़्यादा स्कूल का काम मिल जाना. इट्स फेस कंपटीशन. फेस का मतलब होता है इंटेंस या अग्रेसिव. कंपटीशन आप कहते हैं कॉन्टेस्ट को, और शदीद मुकाबले की फ़ज़ा. द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये एहसास कि कभी भी अमन चैन नहीं होगा. प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी. प्रेस्ड का मतलब है अफेक्टेड, हैवीली का मतलब है ग्रेटली, अपॉन मी तो इसने मुझ पर बहुत असर किया. अच्छा ज़रा मुझे बताइएगा आपको उसका जो स्कूल का व्यू पॉइंट था, ज़रा बताइएगा जी. उसके स्कूल का व्यू पॉइंट जो था उसमें 5 बातें उसने बताई. हसन मुनीर आप बताओ. सर जो वीकेंड के अराइवल का उसका एटीट्यूड था वो उसको परफेक्टली मैच करता है जब वो स्कूल में था. और वो सर जो उसका जो डेली की रूटीन थी और जो उसने ग्राइंड का है कि रोज़ एक ही काम करके के जो थक जाता था, उससे उसको छुटकारा मिलता था उस बात से. वजन 5 बातें थी, आपने एक करके तो जान छुड़ा ली है. आप क्या हारिस साहब बताइएगा. सर उसको पहले तो स्कूल का बहुत ज़्यादा काम था, उसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा होमवर्क था, जो उनका कंपटीशन बच्चों के दरमियान था, और कभी भी उसे सुख चैन नहीं था मिलता है, और ये सारी बातें उसको दिमाग के ऊपर बड़ा ज़्यादा बोझ बनती थी. बिल्कुल ठीक. In spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work, इस हकीकत के कता नज़र कि मैं अमूमी तौर पे स्कूल के काम से इंजॉय करता था. अब आप ज़रा देखिएगा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का फ़र्क, और थोड़ा सा एक और फ्रेज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से आप सारे बच्चे देख लीजिएगा. ये आपके लिए बहुत मुफीद बात है. डिस्पाइट बी प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ भी प्रेपोजिशन है. अगर आप ये लिखते हैं ना डिस्पाइट, तो फिर ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये बात क्लियर होगी ना जी. जब डिस्पाइट लिखना है तो ऑफ साथ नहीं आना, ये एक मिस्टेक दी जाती है. डिस्पाइट के साथ भी ऑफ की प्रेपोजिशन दे के तो ये एक मिस्टेक दी जाती है. तो पहली बात तो हमें क्लियर होना चाहिए कि इन स्पाइट आएगा, इन स्पाइट ऑफ आएगा, या उसको रिप्लेस करेगा डिस्पाइट. इतनी बात क्लियर हो गई. जी सर. इसके बाद नाउन आता है या जेरेंट, ये भी नाउन की शक्ल है. और उसके बाद जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है. और जुमले का दूसरा हिस्सा क्या है? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. अब ज़रा देखिएगा, डिस्पाइट हिज इंजरी. डिस्पाइट हिज इंजरी ये आपकी प्रेपोजिशन, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा हिज इंजरी, नाउन फ्रेज आ गया. तो ये कहता है इंजरी के बावजूद ही प्लेड इन द चैम्पियनशिप गेम, वो चैम्पियनशिप गेम में खेला. तो इंजरी तो बता रही थी ना कि नहीं खेलेगा, लेकिन उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया. इसी तरह इन स्पाइट ऑफ देयर मनी, उनकी रकम के बावजूद, दे आर अनहैप्पी. इन स्पाइट ऑफ देयर मनी, उनके पास रकम है लेकिन फिर भी वो क्या है, नाखुश हैं. ये आपके पास आ गई. अब जो बात आपकी ये जो कहते हैं आखिरी लाइन में दी गई है, उसको ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा. इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट आ जाए या इन स्पाइट ऑफ आए, और उसके बाद द फैक्ट आए, द फैक्ट दैट, ये वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ आपको. इन स्पाइट ऑफ आए या डिस्पाइट के बाद द फैक्ट दैट आए, उसके बाद आपने क्लास यूज़ करनी है, पूरा जुमला यूज़ करना है. और क्लास कौन सी होनी चाहिए? कंट्रास्टिंग क्लास होनी चाहिए. जो पहले वाली बात थी उसको कंट्रास्ट में आपने यूज़ करना है. ये बात याद रह जाएगी. अभी जो बात आपसे शेयर की है कि डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद द फैक्ट दैट आ जाए, तो उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है? क्लास यूज़ करनी है, फ्रेज नहीं यूज़ करना, क्लास यूज़ करनी है. हाँ भाई चिश्ती साहब, बात समझ आ गई है? जी सर. अब्दुल राफे, बात समझ आ गई भाई आपको? अब आप देखिएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सन हैज़ बिन शाइनिंग ऑल डे, ये पहली बात हो. डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बाद दूसरी तरफ आपने क्लास यूज़ करनी है जो इसका कंट्रास्ट शो करे. द स्नो हैज़ नॉट येट मेल्टेड, बर्फ़ अभी पिघली नहीं है. सारा दिन सूरज के चमकता रहा लेकिन इसके बावजूद बर्फ़ पिघली नहीं है. तो आपको ये पता चल गया कि अगर इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद द फैक्ट दैट का फ्रेज यूज़ होगा तो उसके बाद कंट्रास्टिंग क्लास आएगी.
यहाँ तक बात मैं कह पाई हूँ जी? आपको बात समझ आ गई? जी सर। अब आप ज़रा देखिएगा, आपके राइट साइड पे आप ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द डिशेस एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड? ये अगर आप लेसन देखें तो एटीट्यूड 2 लिखा हुआ है। लेसन में अगर देखें पहला पैराग्राफ में तो क्या क्या लिखा हुआ है? एटीट्यूड 2 लिखा हुआ है। ये देखो आपके सामने आ गया एटीट्यूड 2। अब क्वेश्चन में क्या है? टुवर्ड्स, तो दोनों प्रेपोजिशंस एक ही मतलब देती हैं। एटीट्यूड के साथ टू भी आ सकता है, टुवर्ड्स भी आ सकता है। डिशेस लाइक वीकेंड, डिशेस को वीकेंड अच्छा लगता था, क्यों बोला? बिकॉज इट गेव हिम सेंस ऑफ रिलीफ, उसे सुकून और रिलैक्सेशन मिलती थी। फ्रॉम द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल के बोरिंग काम से। इट्स अबंडेंट होमवर्क, इसके बहुत ज़्यादा काम से छुटकारा मिलता था। एंड द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये एहसास कि कभी चैन नहीं मिलेगा, इससे भी जान छूटती थी। इस वजह से वो वीकेंड उसे अच्छा लगता था और वीकेंड का वो इंतज़ार करता था। अब इसके साथ साथ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, that there was no possibility of turning over for an extra dose, and seeing the hours of school stretching ahead was a dismal experience, especially on a Monday। यहाँ तक ज़रा पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उसमें ज़रा बात देखिएगा। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आईएनजी वाली फॉर्म वाले, चाहे वो पार्टिसिपल हों या और कुछ हो, मॉडिफायर्स हैं ये, तो ये जिसको मॉडिफाई करते हैं उसके करीब करीब इनको होना चाहिए। तो यहाँ 1 को ये कर रहे हैं, कहता है वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद नॉलेज, इस एहसास के साथ सुबह बेदार होना, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड। अब हैड टू यूज़ करते हैं कंपल्शन के लिए, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं कि वन से मुराद है एवरीवन, जनरलाइज करने के लिए वन का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि किसी को बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन अमकान या चांस, के अमकान कोई नहीं है। अब टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, डोज मीन आप स्लीप कह लें, नैप कह लें। ऐसे ही होता है जैसे सुबह आपको उठा रहे होते हैं तो कहते हैं, आपकी अम्मी अबू कहते हैं बेटे उठ जो, क्लास का टाइम हो रहा है। तो अब वो अगर अब्बू जान आ जाएं तो आपको पता है कि अब मैं साइड चेंज नहीं कर सकूँगा, मैं रुख पलट के थोड़ी देर और आराम नहीं कर सकूँगा, तो उठना ही पड़ता है। अब कहता है कि टर्न ओवर, साइड बदलना, जैसे लेटे लेटे अगर आप लेफ्ट राइट पे थे तो आप राइट पे हो जाते हैं, जिस तरह की करवट थी आप करवट बदल के लेट जाते हैं कि थोड़ा सा मैं और आराम कर लूँ, उठता हूँ जी अभी 5 मिनट बाद उठता हूँ, जैसे आप कहते हैं तो रुख बदल के लेट जाते हैं। कहते हैं अब अमकान नहीं था कि मैं थोड़ी सी नींद और कर लूँ। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, स्ट्रेचिंग आप कहते हैं स्प्रेडिंग अहेड, और ये नज़र आना कि स्कूल के औकात अभी आगे फैले हुए हैं। वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस, डिस्मल कहते हैं ग्लूमी, डिप्रेसिंग, ये कहता है कि बड़ा परेशान कुन तजर्बा रहा। अच्छा यह ज़रा मुझे बताइएगा डिस्मल यहाँ क्या है? एक्सपीरियंस तो नाउन आ गया, तो डिस्मल क्या है जी? यहाँ बताइएगा, समीर बताओ। एडजेक्टिव। बिल्कुल, और ए क्या फिर? डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, अब यहाँ डिटर्मिनर, ठीक है। अब आप जरा देखिए, स्पेशली ऑन अ मंडे, यहाँ दो बातें बड़ी अहम है जी, ये वाली बात और ऑन मंडे वाली बात जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेशली हमारे पास ये एडवर्ब है, स्पेशली हमारे पास क्या है? एडवर्ब। ये स्पेशली और स्पेशली दोनों एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये इनको हम कहते हैं कंफ्यूज्ड एडवर्ब्स। क्या कहते हैं? कंफ्यूज्ड एडवर्ब कहते हैं, ये आमतौर पे परेशानी पैदा करते हैं। अब आपने याद रखना है, स्पेशली जब आप यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन से पहले यूज़ करते हैं या फिर कंजंक्शन से पहले यूज़ करते हैं। स्पेशली एडवर्ब को आपने कब यूज़ करना है? प्रेपोजिशन से पहले या कंजंक्शन से पहले। याद रह जाएगी बात? बोलिएगा भाई, बात याद रह जाएगी? जी सर। आपने याद रखना है कि जो स्पेशली है ये प्रेपोजिशन से पहले यूज कर सकते हैं या फिर किससे पहले यूज कर सकते हैं? कंजंक्शन से पहले। प्रेपोजिशन से पहले यूज करेंगे या फिर कंजंक्शन से पहले यूज करेंगे।
सर स्पेशली का भी सेम है। हाँ, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, मीनिंग तो सेम है लेकिन उसकी पोजीशन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता कि पोजीशन उसकी सेम हो, नहीं सर, पोजीशन एडवर्ब डिफरेंट। दोनों एडवर्ब है। हाँ दोनों एडवर्ब है। ज़रा देखिएगा, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके राइट साइड पे ज़रा देखिएगा, स्पेशली का आ गया रूल, स्पेशली आफ्टर सब्जेक्ट, इसकी पोजीशन सब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है, स्पेशली की, स्पेशली की सब्जेक्ट के बाद पोजीशन नहीं आती। एक बात, ये प्रेपोजिशंस के बाद यूज होते हैं और कंजंक्शन के बाद यूज होता है। स्पेशली की बात कर रहा हूँ, ई से जो है ये सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है, जबकि स्पेशली सब्जेक्ट के फौरन बाद नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आई स्पेशली लाइक थाई फूड, आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे मुझे थाई खाने जो है कहता है जी पसंद है जी। आप पाकिस्तानी फूड आप कह लें। इसके साथ है वी प्ले क्रिकेट क्वाइट अ लॉट स्पेशली इन मार्च। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही हो। अच्छा, मैं दोबारा देखता अब हूँ। आ गई है सर। हाँ अच्छा अब शो हो गया सर। जी, ठीक है, आपके पास आ गई। अब ज़रा देखिएगा, आई स्पेशली लाइक थाई फूड। अब आपने पहली बात की थी कि सब्जेक्ट के फौरन बाद इसकी प्लेसमेंट आ जाती है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रेपोजिशन से पहले आ जाता है, जैसे आपके लेसन में है, ऑन अ मंडे आ गया, इन मार्च आ गया। और फिर कंजंक्शन से पहले, अभी आप ज़रा देखिएगा, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी स्पेशली व्हेन आई एम वर्किंग। कहता जी बहुत काफ़ी पीते हैं, ख़ास तौर पे जब क्या हो, काम कर रहे हो तो फिर काफ़ी बहुत पीते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? मुझे जी सर। बताएं तो सही। जी सर आ गई है। हाँ, जी एक सर। और बात, एक और बात, जब आपने कहना ना जी ख़ास तौर पर आपके लिए है, कहते हैं ये जो 14 अगस्त का, ये 14 अगस्त को जो मैं गिफ्ट आपको पेश कर रहा हूँ, ये ख़ास तौर पे क्या है, आपके लिए है। तो फिर एडजेक्टिव से पहले इसको यूज़ करते हैं, तो कहते हैं स्पेशली फॉर यू, कहते हैं फिर स्पेशली फॉर यू, स्पेशली। और इनकी पोजीशन आमतौर पे स्पेशली की एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले ही होती है। स्पेशली की पोजीशन आमतौर पे एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होती है। स्पेशली की पोजीशन एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होती है। बात याद रह जाएगी ये भी। जी सर। जी सर। जी जी, ठीक हो गया। मैं सिर्फ इसको कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको आसानी रह जाए। और सर स्पेशली की क्या पोजीशन होती है? वो आम तौर पे इसके वर्ब के बाद आता है, स्पेशली वर्ब के बाद यूज़ होता है। जी। अब आपने देखना एक और बात, ये हमारे पास ये है, एक और बात ये है कि जब प्रेपोजिशन ऑन जो है ये डेज ऑफ वीक के लिए यूज़ करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ये ऑन की प्रेपोजिशन तब आप यूज़ करते हैं, आपने याद रख लेना है। जब आप इन जनरल सेंस में यूज़ के, आमतौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, डेज ऑफ वीक के साथ प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन अब जब आपने कहते हैं ना वी विल मीट ऑन ट्यूसडे और वेंसडे, तो हमारी मुलाकात जी वेंसडे को होगी, ट्यूसडे को होगी, तो फिर ऑन का प्रेपोजिशन आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने जर्नलाइज करना हो तो फिर आप ए मंडे आप कह सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल आपने यूज़ नहीं करना। अगर अदरवाइज आपने आर्टिकल इसके साथ डेज के साथ यूज़ नहीं करना। अब एक और बात है कि कहते हैं कि हमें हर इतवार को छुट्टी होती है, तो कहते हैं वी गेट अ हॉलीडे ऑन संडेज, ऑन संडेज, इसका मतलब है एवरी संडे, प्लूरल आप कर लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा, वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स up to the attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tones, Lionel, Dever, Sylvia, time. अब यहाँ तक बात आप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पूरी तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा। वुड और यूज टू का जो हमारे पास जो इस्तेमाल है, अब यहाँ कहते हैं कि वी हैड अ मेड वंस, कभी हमारे पास एक नौकरानी हुआ करती थी। हु जो है ये मेड को रिफ़र कर रहा है। हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग, मॉर्निंग नाउन और ईच उसका डिटर्मिनर हो गया। अब मैं आ रहा हूँ वुड और क्लाइंब की वजह से। अब आपने इनका यूज़ करना है जी,
जब आप कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पास्ट एक्शंस, व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर पास्ट एक्शन की बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला जो आपको मैंने दिया है इसको ज़रा देख लीजिएगा राइट साइड पे। सब्जेक्ट के बाद आप वुड यूज़ कर सकते हैं या उसी पोजीशन पे यूज़ टू यूज़ कर लें और वर्ब की पहली फॉर्म लगा दें। बात को अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाइएगा। जब आप माजी के किसी रेगुलर एक्शन के बारे में बात करें तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, या वुड यूज़ करें और वर्ब की पहली फॉर्म, दोनों ठीक हैं, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको जो मैं कहना चाह रहा था? जी सर। अब इसकी एग्जांपल देखो। आई यूज टू गो टू कॉलेज बाय बस, कहता है मैं बस के ज़रिए कॉलेज जाता था। अब यूज टू को आप वुड से रिप्लेस कर लें। आई वुड गो टू कॉलेज बाय बस, ये माजी की बात है, अब की बात नहीं, ये एक्शंस की बात हो रही है, रिपीटेड एक्शंस की बात हो रही है। वी यूज टू गो देयर एवरी सैटरडे, हम हर सैटरडे को वहाँ जाते थे। वी वुड गो टू देयर एवरी सैटरडे। यहाँ तक आपको पता चल गई कि यूज टू और वुड सिमिलर मीनिंग रखते हैं पास्ट रेगुलर एक्शन के लिए। पास्ट रेगुलर एक्शन के लिए वुड और यूज टू का मीनिंग एक ही है, इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी हो तो मैं नए पॉइंट तक आपको लेना चाह रहा हूँ। सर अब यहाँ वुड और यूज़ में फ़र्क है वो ज़रा सुन लें। यहाँ वुड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, सिर्फ यूज़ टू हो पाएगा। उसका कौन सी सिचुएशन है? स्टेट की, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग आप कहते हैं ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ ये एक्शंस नहीं है। वो यूज़ टू लिव इन लंदन 5 years ago, आप लंदन में 5 साल पहले रहते थे। अब ये रिपीटेड एक्शंस नहीं है कि एक काम बार बार आप करते थे, ये स्टेट है, कैफियत का नाम है। तो इसके लिए यूज टू यूज होगा, वुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई यूज टू स्टडी अ लॉट इन माई फर्स्ट ईयर एट कॉलेज, कॉलेज में पहले साल में बहुत पढ़ा करता था। अब वुड का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आप एक स्टेट में थे। शी यूज टू लाइक आइसक्रीम एज अ किड, जब वो बच्ची थी, छोटी सी थी, तो वो उसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी। तो इस सेंस में जो स्टेट्स की बात है उसके लिए आप यूज टू इस्तेमाल करेंगे और वुड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये पॉइंट मैं क्लियर कर पाए होंगे जी? आप जरा मुझे बताइएगा, आप मेरे साथ हैं इस पॉइंट पे, समझ आ गई इस बात की? ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप दूसरे वाला पॉइंट दोबारा आप बोलिएगा। सर दूसरा पॉइंट दोबारा पे। दूसरा कौन सा? आप दूसरे का नाम बोलिए। अरे आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट इन माय फर्स्ट ईयर एट कॉलेज। अब बात यह है कि अब कहता है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था तो तब मैं बहुत पढ़ा करता था। एक ये है उसकी, ये एक क्या कहते हैं, स्टेट की इसकी हालत थी कि मैं पढ़ाई ज़्यादा किया करता था। अब आप ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट पे आप आ जाए ज़रा। इस पॉइंट के साथ आप हाँ जी, मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स अप टू समथिंग, अप टू द लेवल, पोजीशन की बात कर रहे हैं। अप टू द एटिक फ्लोर, बलाई मंजिल तक। वेयर लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ लाइनल और मैं एक बेडरूम में सोते थे। एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और मेरी सिस्टर सिल्विया एक और कमरे में सोती थी। अब मुझे ज़रा बताइएगा, बलीज आप बैठे होंगे यार, और भी बाकी बच्चे आप खुद बोल लिया करें, मुझे अब सारे बच्चों के नाम याद नहीं रह गए। ये सिल्विया के बाद वर्ब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जैसे आ गया लाइन इन एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम एंड माई सिस्टर स्लेप्ट इन अनदर रूम, यहाँ स्लेप्ट का लफ्ज़ नहीं आ सकता? आ सकता सर आ सकता है। अब यहाँ छोड़ दिया गया, ये वर्ब यहाँ छोड़ दिया गया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए तो इसको फिर कहते हैं एलिप्टिकल। उससे पहले वाले वर्ब से मीनिंग काफ़ी है, सफिशिएंट हो गया, तो उसको मीनिंग पूरा मिल गया, तो इसलिए यहाँ ये वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टून्स, और बड़े मातमी दुख भरे अंदाज में ऐलान करती, लाइनर डेवर्ड सिल्विया टाइम, वक्त हो गया।
तो कहता है आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट omnis spread ऑन द अनकॉर्पोरेटेड एटिक स्टेयर। अब ये कहता है यूज टू का भी इस्तेमाल ज़रा देख लीजिएगा, ये परमानेंटली क्लियर हो जाए, आपको पता होना चाहिए। यूज टू के बाद अभी बात हमने की थी, यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म। बताइएगा जी, यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ये जरा नीचे वाला जरा देख। पहली फॉर्म। जब आपके पास सब्जेक्ट आए, आप जरा अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। सब्जेक्ट आए, इसके बाद यूज टू के दरमियान, सब्जेक्ट और यूज टू के दरमियान कुछ भी ना आए। सब्जेक्ट के बाद यूज टू के दरमियान कुछ भी ना आए, तो यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब होगा माजी की कोई बात थी, माजी की कोई आदत थी, अब नहीं। माजी की कोई आदत थी, अब नहीं। अब ये रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा सुन लीजिएगा। आपके पास सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद आपके पास यूज टू के दरमियान कुछ भी ना आए, और यूज टू के बाद फिर वर्ब की क्या फॉर्म लगाएंगे? पहली फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पहली फॉर्म लगाएंगे। बात क्लियर होगी बच्चों को? अब आप ज़रा देखिएगा, अब देखिएगा यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ ज़रा देखते हैं जी, आप आई यूज टू लाइक, ये पहली फॉर्म आ गई, और ये चूंकि अपने इसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसके साथ इसने वेटिंग एज ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। फॉर दैट ओमनिस ट्रेड, ये फिर ट्रेड वॉक को कहते हैं, ओमनिस कहते हैं थ्रेटनिंग। ऑन द अनकॉर्पोरेटेड एटिक स्टेयर्स, ये स्टेयर के ऊपर पाँव रखा हुआ है, तो दोनों सरफेस टच कर रही है, इसलिए ऑन का वर्ड आ गया, प्रेपोजिशन ऑन आ गई। And the voice is heralded sounded in my ears like summons to damnation, और heralded कहते हैं announced, इसकी आवाज़ मेरे कानों में ऐसे गूंजती थी जैसे दोज़ख से बुलावा आया हो। तो like का वर्ड तो आपको पता था, इसमें preposition है, और उसके बाद noun phrase आ गया हुआ है। summons, ये बुलावे को आप कहते हैं, कॉल को कहते हैं, और ये आमतौर पे अदालती अहकामात के लिए तो यूज़ करें तो summons s के साथ आता है। अदरवाइज आज सम्मन भी आ सकता है, और अगर सम्मन बुलाने के लिए यूज़ किया जाए तो फिर वर्ब यूज़ होता है। द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी, एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। अब यहाँ ज़रा ये बात देखिएगा कि ये एंटिसिपेशन कहते हैं फॉर नॉलेज, जैसे आप कहते थे थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, पेशगी शुक्रिया जी, तो आप कहते हैं द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। ये कंपैरिजन हुआ ना जी दो चीज़ों का, इसलिए आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर ली है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें तो उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं? देन यूज़ करते हैं। तो एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी। आप ज़रा देखिएगा, स्पेशली अनहैप्पी आपका एडजेक्टिव है, तो उससे पहले स्पेशली आ गया। एडजेक्टिव से पहले भी इसको यूज़ करते हैं, पहले बात हुई थी इन क्लास, कहते हैं क्लासरूम में। ख़ास तौर पे मैं तो कभी अपने स्कूल से इतना परेशान नहीं हुआ, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ नॉलेज ऑफ फुल डेज स्कूल अहेड। अच्छा, डेज स्कूल, ये टाइम एक्सप्रेशन के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस, वेट एक्सप्रेशंस, डिस्टेंस एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस, डिस्टेंस एक्सप्रेशंस और वेट एक्सप्रेशंस के लिए आप क्या अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लेते हैं जी। आर डेज वर्क, डेज स्कूल, आई हैड रिमेन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कहते हैं कि सेंसेशन है, ये मेरे बचपन की यादों का खासा है। एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल एंड एंटर्ड यूनिवर्सिटी, और मैंने स्कूल छोड़ा और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। एंटर यहाँ ट्रांसटिव वर्ब है, इसलिए इसने अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं ली। जब ये ट्रांसटिवली यूज़ होगा तो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अब जी बेटे, आप जरा देखते हैं कि इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो नो सर। अब ये ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है, ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? ये बोर्ड का हुआ क्वेश्चन है।
He liked holidays because they were the source of relief from tiresome school life. Tiresome का मतलब है थका देने वाली, क्योंकि उसे स्कूल की थका देने वाली लाइफ से उसको सुकून मिलता था, निजात मिलती थी. These holidays were freedom from the daily grind of school, its abundant homework and fierce competition. ये इसकी एक वजह थी जिसकी वजह से वो स्कूल फ्रीडम चाहता था. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है जी. ये अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 3 है, he often enjoyed, सॉरी क्वेश्चन ये था, what was the general view of school life. इसका जनरल व्यू स्कूल लाइफ का क्या था. why was the writer fed with the school. ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है. he often enjoyed the actual class work but the daily grind of school, its abundant homework and fierce competition pressed heavily upon his nerves. so that's why दिस इज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल. ठीक है जी. आप एक सेंटेंस तो पहले आ चुका हुआ है कि उसे स्कूल के काम से एक्चुअली तो एंजॉय करता था, लेकिन ये चीज़ें भी उसकी सेंसेशन का हिस्सा बनी थी. ठीक है जी. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू रिमेनिंग विद अस.